नमस्कार, जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आपका स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल के बेहद ही खास कार्यक्रम हेल्दी अंगस्तान में। दर्शकों, हेल्दी अंगस्तान के जरिए हमारी हर रोज कोशिश रहती है कि हम आप तक ऐसी जानकारियां पहुंचाएं जिससे आपका शरीर न सिर्फ स्वस्थ रहे बल्कि आप सभी रोगों से दूर रहें। तो दर्शकों, जिस तरह से अगर देखा जाए तो आजकल जीवन शैली काफी बदल चुकी है, आपका खान पान भी काफी बदल गया है, जिसकी वजह से आप बहुत सारी बीमारियों को अपने शरीर में निमंत्रण देते हैं। मोटापे जैसी बीमारियां तो आम हो गई है। अब बात करें जोड़ों के दर्द और अर्थराइटिस की, जो कि एक ऐसी बीमारी है जो कि पहले सिर्फ बुढ़ापे में होती थी, लेकिन आजकल देखा गया है कि यंग जनरेशन में भी ये बीमारी शरीर में आती जा रही है। तो आज इसी के बारे में हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत कुमार जैन, जो कि यूनिट हेड एंड सीनियर कंसल्टेंट इन जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। तो वो फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, जय जिनेंद्र जी। सर, जैसे कि आज हम अर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे, तो मेरा सीधा सवाल, सबसे पहला सवाल यही है कि अर्थराइटिस की बीमारी क्या होती है और इसे कैसे समझें? अर्थराइटिस बीमारी या अर्थराइटिस शब्द को समझने से पहले हम इस शब्द को ब्रेकअप करते हैं। अर्थराइटिस मतलब हमारे जोड़ों का इन्वॉल्वमेंट होना। जिस भी कंडीशन में हमारे जोड़ों में सूजन आती है, दर्द आता है और हमारे लाइफ की एक्टिविटीज कम हो जाती है या स्टिफनेस आती है, उसी कंडीशन को अर्थराइटिस कहा जाता है। अगर हम अर्थराइटिस को समझना चाहें, अर्थराइटिस बहुत टाइप की होती है। जैसे कि चोट लग जाने के बाद जोड़ खराब हो जाता है तो उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस कहते हैं। एक अर्थराइटिस होती है जो इन्फेक्शन होने के बाद जोड़ खराब होने से होती है, जिसे इन्फेक्टिव अर्थराइटिस कहते हैं। तीसरी अर्थराइटिस होती है गठियावात की बीमारी, जो आप सब ने बहुत कॉमनली सुना होगा। मतलब कि हमारे ही शरीर के कुछ टिश्यूज हमारे जोड़ों के अगेंस्ट वर्क करके उनको डैमेज करते हैं। और चौथी चीज होती है उम्र के साथ घुटनों का खिंच जाना, जिसको हम ब्रॉडली बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो बहुत ज्यादा हमें मिलता है हायर एज ग्रुप में, हमारे सीनियर सिटीजन क्लास में। तो इसी तरीके से हम अर्थराइटिस शब्द को समझते हैं और उनको डिवाइड करते हैं। सर, आपने यहाँ पे अर्थराइटिस के बारे में बता दिया और टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस भी बता दिया, लेकिन सर अगर हम बात करें और ऐसे में जिस तरह से आपने बोला कि एक ऐसा भी अर्थराइटिस है जो कि उम्र के साथ जो है वो आता है, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें किस तरह की समस्या जो है, क्या इसके लक्षण होते हैं, सिम्टम्स की बात करें तो ये क्या होते हैं जब शुरुआती तौर पे अगर जो मरीज होता है उसमें दिखाई देते हैं? नॉर्मली ऑस्टियोआर्थराइटिस जो उम्र के साथ आता है, उसकी शुरुआत में मरीज कंप्लेन करता है कि पहले मैं ज्यादा चल पाता था, आजकल थोड़ा चलने पे ही मुझे घुटनों में दर्द होने लगता है, मेरी एक्टिविटी लेवल कम हो गई है, मुझे सीढ़ियां चढ़ने उतरने में तकलीफ होती है, मैं ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकता हूँ, या बार बार मेरे घुटनों में सूजन आ जाती है और मुझे दवाई खानी पड़ती है। ये कुछ अर्ली लक्षण हैं जो हमें बीमारी की तरफ बताते हैं कि कुछ हो रहा है हमारे जोड़ों के साथ। जैसे ही समय निकलता है, उम्र निकलती है, और अगर इसका प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता है तो चीजों की सीवियरिटी बढ़ती जाती है और हमारी लाइफ की एक्टिविटीज और कम होने लगती है। यही कुछ अलग लक्षण होते हैं अर्थराइटिस बीमारी जी। और ऐसे में जिस तरह से अगर हम गठिया रोग जड़ की बात कर रहे हैं जो कि जोड़ों में होता है, और ऐसे में अगर किसी को अगर ये हो गया है तो वो कैसे डॉक्टर के पास जाए और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है? अगर हम गठिया जोड़ों की बात करें, गठिया जोड़ अर्थराइटिस एक अलग ही क्लास ऑफ अर्थराइटिस है। इसकी प्रेजेंटेशन हर इंसान में अलग होती है, मेल्स में अलग होती है, फीमेल्स में अलग होती है। कॉमनेस्ट जो लक्षण होते हैं वो यही होते हैं कि सुबह के टाइम पे जोड़ों का सूज जाना, छोटे जोड़, मतलब मरीज ये कंप्लेन करते हैं कि सुबह उठ के मुझे बिस्तर से उतर के पाँव रखने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, मैं उठ के अपना बेसिक लाइफ का काम नहीं कर सकता हूँ, मॉर्निंग मैं चाय का कप नहीं पकड़ सकता हूँ, या बिना किसी कारण से मौसम बदला और मेरे सारे जोड़ अटक गए और मेरी लाइफ अटक गई। ये गठियावात के शुरुआती लक्षण होते हैं। अगर किसी भी फीमेल या मेल को अचानक ये लक्षण महसूस हो तो उसको नजरअंदाज नहीं करना है। आपके पास जो भी नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं या कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल आपके पड़ोस में है, एक बार जरूर जाके उनसे मिलिए, ताकि आपको ये पता चले कि आपको किस टाइप का गठियावात है। गठियावात एक बीमारी नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस है। वो हम कॉमनली एक वर्ड यूज कर लेते हैं, गठियावात या रूमेटिज्म।
सर जिस तरह से अगर आपने बताया कि कैसे जो है हमें अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, लेकिन एक हम यहाँ पे रूमेटाइड अर्थराइट की बात कर रहे हैं, ये क्या होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है? जी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऐसी डिजीज है जो गठिया भाग की टाइप है, जिसके अंदर मेनली फीमेल्स में ज्यादा होता है। ऐसा नहीं मेल्स में नहीं होता, फीमेल्स में प्रेजेंटेशन ज्यादा होती है। और जैसे मैंने पहले बताया कि जोड़ों में सूजन आना या जोड़ों का सुबह सूज जाना, मॉर्निंग स्टिफनेस जिसे कहा जाता है कि आधे घंटे से ज्यादा अगर अपने शरीर के अंदर सुबह स्टिफनेस है तो हमें डॉक्टर के पास दिखाने जाना है। बहुत बार बिना किसी कारण से हमारे बड़े जॉइंट, घुटना, कूल्हा, इन सब की एक्टिविटी रुक जाती है और सूज जाते हैं। ये भी कुछ अर्ली लक्षण है कि हाँ अब जरूरत है हमें डॉक्टर के पास जाने की। जी, जी। गठिया भाग डिजीज के होने का एग्जैक्ट कारण किस मरीज के अंदर क्या है ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत बार ये जेनेटिक भी होता है, बहुत बार हेरिडिटरी भी होता है और बहुत बार नॉन स्पेसिफिक रीजंस भी होते हैं। सो हम ये ढूंढने बैठे हैं कि हम इसको रोके कैसे। उसकी बजाय जरूरत यह है कि अब हम इसको डायग्नोज करें और प्रॉपर्ली ट्रीट करें, क्योंकि अगर टाइम पे ट्रीटमेंट किया तो लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। सर अब ट्रीटमेंट की बात हुई है तो क्या जब इसका कोई मरीज जो है ट्रीटमेंट लेता है तो उसको जब ट्रीटमेंट लेने के बाद उसको आराम हो जाता है, क्या वो जो उसको घुटनों का प्रॉब्लम था या जो उसको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी वो कितने टाइम बाद जो है वो एकदम से क्या खत्म हो सकती है? इस क्वेश्चन को मैं वापस डिवाइड करूंगा। अगर मैं सिर्फ रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात कर रहा हूँ, गठिया भाग की, तो उसके अंदर पेशेंट को लंबे टाइम तक मेडिसिन लेके अपनी डिजीज को कंट्रोल करना जरूरी है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, कभी कभी चीजें अप्स एंड डाउन्स होती हैं, पर अगर आप अपने डॉक्टर के टच में हैं तो चीजों को बहुत अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है। और दूसरी कंडीशन हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि एजिंग अर्थराइटिस है। उसके अंदर अगर ट्रीटमेंट को प्रॉपर ढंग से लिया जाए तो हम अपनी लाइफ को मेंटेन करके एक्टिव लाइफस्टाइल जी सकते हैं। और सर जिस तरह से आपने अभी घुटनों की बात करी, तो घुटनों का अगर हम नी रिप्लेसमेंट की बात करें, आप भी एक जॉइंट रिप्लेसमेंट और एक सर्जन भी हैं, तो सर जिस तरह से अगर हम बात करें तो अक्सर देखा गया है कि लोगों को अब घुटनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और वो लोग उसको समझ नहीं पाते और एकाएक जो है उनके घुटने काम करना बंद कर देते हैं। तो अगर हम इसमें जिस तरह से नी रिप्लेसमेंट की बात करें तो हम इसे कैसे समझ सकते हैं? पहली चीज बहुत जरूरी है, हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमारे घुटने घिस गए हैं तो अब पक्का ऑपरेशन होगा ही होगा। ये बात एक मिथ ही है। देखो, अगर कोई यंग पेशेंट मेरे पास जॉइंट पेन देकर आता है और हम उसे डायग्नोज करते हैं कि आपका एजिंग अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, तो बिफोर हम उस पेशेंट को जॉइंट रिप्लेसमेंट एडवाइस करें, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लाइक मेडिकल ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल चेंजेस, वेट रिडक्शन, और इन सब चीजों से हम लाइफ को अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। और जब पेशेंट उसके बाद भी पेशेंट कंफर्टेबल नहीं होता है, तब भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे कि जॉइंट के अंदर विस्कस फ्लूइड इंजेक्शंस देना, या पेशेंट को कोई स्मॉल सर्जरी जैसे कि आधा नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, या उसके लेग का जो डिफॉर्मिटी है उसके अलाइनमेंट करेक्शन सर्जरीज, ये सब चीजें हम ऑप्शंस हैं पेशेंट के पास। पर जब पेशेंट ने सब ट्राई कर लिया है या पेशेंट हमारे पास ऐसी स्टेज में आ रहा है कि हम ये ऑप्शंस ट्राई नहीं कर सकते हैं, तभी हम पेशेंट्स को इस जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। अगर आप मेरी प्रैक्टिस में पूछें, मेरा जो है 5 पॉइंट क्राइटेरिया रहता है। फर्स्ट पॉइंट क्राइटेरिया पेशेंट का एज, सेकंड क्राइटेरिया क्या पेशेंट की लाइफस्टाइल में फर्क आ रहा है, क्या उसकी लाइफ अटक रही है, क्या वो अपनी लाइफ की एक्टिविटी, बेसिक एक्टिविटीज कर पा रहा है, जैसे कि कार से उतरना, डाइनिंग टेबल से खड़े होकर चलना, या कुर्सी से बैठ के खड़ा होना, या स्टेयर्स लेना, या पेशेंट का पाँव या लेग्स में कितनी डिफॉर्मिटी है, और फोर्थ उसके बाद क्या उसने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फॉलो किया है। अगर इन सब चीजों के बाद भी पेशेंट ठीक नहीं है तो मैं अपने पेशेंट को बहुत फोर्सफुली एडवाइस करूंगा, यस, एक अच्छी लाइफ के लिए आप जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में सोचिए। सर अगर हम जॉइंट रिप्लेसमेंट से पहले आपने जिस तरह से भी घुटने घिसने की बात करी, तो ऐसे में अगर हम देखें तो जिस तरह से अगर हमें यंग जनरेशन में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये किस वजह से होता है कि नी जो होता है वो घिस जाता है, या किस वजह से इस तरह की ये जो बीमारी हमारे शरीर में आती है? जी देखो, मुझे आज 25 साल हो गया ऑर्थोपेडिक्स, और
अभी मैं 25 साल का डाउन ट्रैक देखूं तो पहले हम लोग बात करते थे जॉइंट पेन्स की जब पेशेंट की उम्र समथिंग क्लोज टू 65-70 होती थी और बाकी सब एक्टिव होते थे। जैसे ही समय बदल रहा है, आजकल बहुत कॉमन है यंग पेशेंट्स 46-45 जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम लेके आते हैं। रीजन सिर्फ यही है, एक बेसिक प्रिंसिपल समझना जरूरी है। हमारे हर जॉइंट के अंदर नेचर ने एक कार्टिलेज लेयर दी हुई है जो कि हमें कुशनिंग देती है। इसी लेयर के बदौलत हम लोग लाइफ में डांसिंग, जंपिंग और सारी एक्टिविटीज करते हैं। बट अगर हमारा बॉडी वेट सडनली बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, जिसके कारण हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, सारा वेट जॉइंट पे पड़ने लगता है, तो ये कार्टिलेज सरफेस भी धीरे धीरे थिन आउट होके डैमेज हो जाती है। और जब कार्टिलेज सरफेस डैमेज हो जाएगी तो बोन्स एक दूसरे से टकराने लगेंगी और हमें फिर जॉइंट पेन, स्टिफनेस आने लगेगी। इसीलिए कहा जाता है कि हमें बहुत जरूरी है कि हम एक्टिव रहें, अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करें और एक अच्छी लाइफ। जी सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि किस तरह से जो प्रॉब्लम है हमें ये आती है। लेकिन सर, अगर हम नी रिप्लेसमेंट की बात करें तो नी रिप्लेसमेंट होता क्या है? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नी रिप्लेसमेंट हमारे सोसाइटी में मिथ है कि नी रिप्लेसमेंट का मतलब है कि हम किसी मरीज का घुटना काट के बदल के दूसरा मेटल का घुटना लगाते हैं। ऐसा नहीं है, आपका ओरिजिनल नी वही रहता है। जैसे कि एक मॉडल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक मॉडल है, हमारे नी की बोन्स हैं, ये ऊपर की फीमर बोन है, नीचे टिबिया बोन है, जिसपे हमारे सारे मूवमेंट्स होते हैं। अगर हम इसको देखना चाहें, हमने क्या किया है, ऊपर की बोन के ऊपर एक रीसरफेसिंग इम्प्लांट लगा दिया है, नीचे की बोन पे एक इम्प्लांट लगा दिया और बीच में एक हमारे पास पॉलीलाइनर है। ये वो प्लास्टिक है जो मेरे नी के मूवमेंट में मुझे हेल्प करता है। तो एक प्रकार से हम कहना चाहें कि हम घुटना काट के निकाल नहीं रहे हैं, उसे रीसरफेस करते हैं। और इस चीज को अगर आप दूसरे एग्जांपल में देखना चाहें तो हमारे जो डेंटिस्ट्री के डॉक्टर साहब हैं, कभी हमारे दांत में दर्द होता है तो वो क्या करते हैं, उसे क्लीन करके आपको एक सिरेमिक हेड देते हैं। सेम लिटिल बिट काइंड ऑफ सेम प्रिंसिपल ही जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है। कहीं कुछ नहीं जाता है, सब ओरिजिनल रहता है। जी, लोगों को मन में बहुत सारे मिथ होते हैं कि हमारा नी जो है वही बदल दिया जाता है, या अगर हम नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो जिस तरह से हमारा जो पहले हम अगर देखें तो जिस तरह से जीवन शैली जो हमारी चल रही थी रोजमर्रा की जिंदगी में, वो काफी ज्यादा बदल जाती है। नहीं, हमें ना बातों को समझना बहुत जरूरी है। नी रिप्लेसमेंट के लिए कौन पेशेंट होता है? जो अपनी लाइफ की बेसिक एक्टिविटीज नहीं कर रहा। अगर हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो हाँ, ये बात सही है कि हम हर मरीज को एडवाइस जरूर करते हैं, आपको ध्यान देना है, आपको चौकड़ी नहीं लगानी, आपको इंडियन टॉयलेट नहीं जाना है, आपको जर्की मूवमेंट्स या डांसिंग वगैरह अवॉइड करना है। ये इसलिए नहीं कहा जाता कि ये सब चीजें मना है, ये इसलिए कहा जाता है कि हम इस इम्प्लांट को लंबा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसकी लॉन्गेटिविटी कम से कम 20-25 साल रहे और पेशेंट को तकलीफ ना हो। वैसे मेरे बहुत मरीज हैं जो मुझे फोटो भेजते हैं कि हमने घुटना सिटिंग क्रॉस लेग कर रहे हैं जी, हम पहाड़ चढ़ के आ गए। अभी कुछ दिन पहले एक मरीज का रात को फोन आया कि मैं सोनागिरी का पहाड़ चढ़ के आई हूँ जी, मुझे 3 महीने हो गए। बहुत खुश थे, रात को 11 बजे उन्होंने फोन किया। तो कुछ चीजें हम जानबूझ के मना करते हैं ताकि हम चीज को लंबा ले सके और मरीज को ज्यादा फायदा लंबे टाइम तक। सर, और ऐसे में अगर हम नी रिप्लेसमेंट की बात करें तो क्योंकि जिस तरह से अगर नी रिप्लेसमेंट की बात करें तो लोगों के मन में ये भी एक सवाल आता है कि किस तरह से जो है इसका खर्चा कितना आएगा, और अगर हम करवाते हैं तो हमें कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या ये सही रहेगा? क्योंकि आजकल देखा गया कि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स खुल गए जहाँ पे अगर पेशेंट नी रिप्लेसमेंट कराता है तो उसको कुछ दिनों बाद ही दोबारा जाना पड़ता है या कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो ऐसे में वो किस तरह से अपना डॉक्टर चूज करे, और अगर वो चूज करता है नी रिप्लेसमेंट करवाना भी चाहता है तो कितना खर्चा आएगा इसमें? पहला क्वेश्चन कि नी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट क्या है? ये प्लेटफॉर्म ये एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि कॉस्ट क्या है, कि हर सेटअप की अपनी कॉस्ट है। हमारे गवर्नमेंट सेटअप्स हैं जहाँ पे पेशेंट को सिर्फ इम्प्लांट कॉस्ट ही बियर करनी पड़ती है। यस, प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पे इंश्योरेंसेस जो पेशेंट के होते हैं उसी के हिसाब से टाई अप रेट्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स लेते हैं। सो जिस सेटअप में पेशेंट जाना चाहता है अपने क्लोज बाय सेटअप में, तो वो 2-3 जगह चेक कर सकता है जहां उसको कंफर्टेबिलिटी रेट्स की आती है जो उसकी लिमिट्स में है, तो ही कैन गो फॉर इट। या नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर्स की कॉस्ट वेरी करती है कि किस कैटेगरी में पेशेंट जा रहा है और किस टाइप का इम्प्लांट ले रहा है। सेकंड कि डॉक्टर कैसे चूज करें, ये भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट आंसर यही है, नॉर्मली सोसाइटी में यही देखा गया है कि जब एक पेशेंट का अच्छा होता है तो उसके पड़ोसी और रिश्तेदार प्रेफर करते हैं कि उसी डॉक्टर के पास जाएं कि हमारा भी कंफर्टेबल हो जाए।
तीसरा हाउ टू डिसाइड करना का बेस्ट तरीका यही होता है कि गो अपने डॉक्टर से डिस्कस करो, सब चीज समझो, और फिर जब तुम्हें लगे कि हाँ अब आई एम एट द राइट प्लेस, दैट इज योर डिसीजन। बिल्कुल। और सर ऐसे में एक जिस तरह से कई बार होता है कि लोगों को किसी तरह की चोट लग जाती है या फिर हड्डी जो है पैरों की टूट जाती है, चाहे हम यहाँ पे नी की बात करें तो पहले होते थे नट बोल्ट लगते थे। कई बार लोगों को देखा गया पुराने जमाने में कि अगर नट बोल्ट लगते हैं तो बताते भी थे कि उनको फील हो रहा है। तो क्या किसी तरह की अभी जो सर्जरी हो रही है, जो नी रिप्लेसमेंट हो रहा है, उसमें किसी तरह का बदलाव आया है? नहीं, मैं इसमें करेक्ट करूंगा। नी रिप्लेसमेंट में रूटीन में नट बोल्ट्स वगैरह यूज नहीं होते हैं, ये फिक्स इम्प्लांट्स होते हैं जो सीमेंट से फिक्स किए जाते हैं। हाँ, कुछ अनसीमेंटेड भी आते हैं, उसमें पेशेंट को इस टाइप का फील नहीं आता है। जो आप बात कर रही हैं, ये क्या होता है कि कभी कोई फ्रैक्चर हो जाने के बाद जब उस फ्रैक्चर पीसेस को होल्ड करने के लिए इम्प्लांट्स, प्लेट्स या स्क्रूज यूज किए जाते हैं, समय के साथ उनका यूज खत्म हो जाता है। तो बहुत बार कभी-कभी वो लूज होके बाहर आने लगते हैं। एक तो उसका इनडायरेक्ट मीनिंग यही है कि अब इसको निकालना जरूरी है क्योंकि उसका पर्पस खत्म हो गया है। जी। और ऐसे में अगर कोई नी रिप्लेसमेंट करवाता है तो क्या उसको जिस तरह से अगर वो डेली एक्सरसाइज, और आपने बताया कि हम बताते हैं कि उसको नी क्रॉस करके नहीं बैठना है, दीवार मार के, जो कि नॉर्मल लोग बैठते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो क्या ऐसी चीजें हैं जो नी रिप्लेसमेंट के बाद लोगों को अवॉइड करनी चाहिए? नी रिप्लेसमेंट के बाद में जो चीजें अवॉइड करनी चाहिए उसका मेन थिंग यही है कि फर्स्ट, डांसिंग, जंपिंग, क्रॉस लेग नहीं बैठना, उकड़ू नहीं बैठना, इंडियन टॉयलेट नहीं जाना। अगर आप स्टेयर्स अप एंड डाउन करते हैं, आपको परमिशंस हैं, तो बेटर है कि साइड रेलिंग्स पकड़ के चलें ताकि किसी भी टाइप का इम्बैलेंस ना हो। अगर इम्बैलेंस नहीं होगा तो हम होने वाले फ्रैक्चर्स को अपने आप को बचा सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट के बाद जो सबसे चीज पेशेंट को एडवाइस की जाती है, सब कुछ एक्सेप्टेबल है, फ्रैक्चर एक्सेप्टेबल नहीं। सो यही कुछ बेसिक चीजें बताई जाती हैं। अगर हम नी रिप्लेसमेंट के बारे में शॉर्ट में अंडरस्टैंड करने चाहें सारा प्रोसेस क्या है, जब भी कोई पेशेंट नी रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास आता है तो पेशेंट को हम पहले फर्स्ट डे बुलाते हैं। मेरी टीम के काउंसलिंग या कोऑर्डिनेटर्स कोशिश करते हैं कि पेशेंट को A to Z अबाउट नी रिप्लेसमेंट बताएं कि इसका मतलब क्या है, इसके बाद उनका टाइम कैसा रहेगा और उनकी लाइफ में क्या मॉडिफिकेशंस होगी, ताकि पेशेंट फर्स्ट डे से रेडी हो कि क्या चाहता है। और अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तभी हम आगे सारा मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हमारे फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट पेशेंट को असेस करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली सर्जरी प्लान होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो नी रिप्लेसमेंट का है, यस, सर्जन अच्छा होना चाहिए, एक अच्छी टीम होनी चाहिए, उसके साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है एक अच्छी फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी तभी सक्सेसफुल होती है जब एक बैकअप अच्छी फिजियोथेरेपी टीम होती है जो पेशेंट को चलना और वॉक करना सिखाती है। सर एक सवाल ये भी है, क्योंकि अक्सर जो है पेशेंट के दिमाग में ये होता है कि अगर हम नी रिप्लेसमेंट करा रहे हैं तो हमें एक लंबा आराम चाहिए, और हमें जो है नी रिप्लेसमेंट के बाद बहुत टाइम के लिए बेड रेस्ट चाहिए। तो क्या ये कितनी बात सच है और कितना जो रेस्ट जो है पेशेंट को आफ्टर सर्जरी करना पड़ता है? ये जो बात आप कह रही है, ये बातें हम 5-6 साल पहले किया करते थे। आजकल समय बदल गया है। आजकल हम बात करते हैं फास्ट ट्रैक नी रिप्लेसमेंट। मतलब क्या है, सर्जरी के 1 घंटे के बाद पेशेंट को खड़ा करके चलवाया जाता है। और जो ड्यूरेशन हॉस्पिटल में होता है, सबसे पहला डर क्यों रेस्ट करना चाहता है मरीज कि हाय मुझे दर्द ज्यादा होगा। बट आजकल हमारे पास जो एनेस्थेटिस्ट टीम्स हैं, दे आर सो वेल मैनेज और ट्रेन्ड कि पेशेंट के पेन को इतना बढ़िया कंट्रोल रखते हैं कि पेशेंट फर्स्ट डे से हमारे साथ अच्छी फिजियोथेरेपी, वॉकिंग और एक्सरसाइज करने के लिए रेडी होता है, साइकोलॉजिकली, फिजिकली। और पोस्ट डिस्चार्ज भी जो हमारी टीम है वो कोशिश करती है कि उसके पेन को इतना कंट्रोल में रखे कि वो घर पे भी अच्छी फिजियोथेरेपी करे। सो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का मतलब ये नहीं है कि मुझे रेस्ट करना है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का मतलब है कि अब मैं नई लाइफ में चलने के लिए तैयार हूँ। सर एक आखिरी सवाल ये है कि किनको जरूरत होती है नी रिप्लेसमेंट की? यस, नी रिप्लेसमेंट जैसे मैंने पहले बताया, नी रिप्लेसमेंट का सीधा मतलब जब मेरी लाइफ की रूटीन एक्टिविटीज बहुत अटक रही है, मैं इंडिपेंडेंट खड़े होकर टॉयलेट या बाथरूम नहीं जा सकता हूँ, मैं डाइनिंग चेयर से उठ नहीं सकता हूँ, मैं स्टेयर्स नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे घुटने टेढ़े हो गए हैं जो मेरे को बहुत तंग कर रहे हैं, वो केसेस, और अगर मेडिकली फिट हो आप तो आप एक आइडियल कैंडिडेट हो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के।
बिल्कुल सर, और ऐसे में जो दर्शक हमें देख रहे हैं सर, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा कि किस तरह से नी रिप्लेसमेंट के लिए लोगों को डरना नहीं चाहिए बल्कि अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं सर, आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैसेज बहुत क्लियर है। एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी डाइट, रूटीन एक्सरसाइजेस, साइकोलॉजिकली स्टेबल रहिए, स्ट्रेस लेवल्स कम करिए, एक हेल्दी जॉइंट, हेल्दी मसल्स, हेल्दी बोन्स एक्टिव लाइफ देती है। तो कोशिश करना है, हमने कोविड टाइम में बहुत सीखा है कि हेल्थ ही सब कुछ है जी। और उसी को ही इम्पोर्टेंस देनी है। थैंक यू, नमस्कार। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदिनाथ टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो ये आज हमने डॉक्टर पुनीत कुमार जैन से बात करी कि किस तरह से आपको अपने जोड़ों के दर्द से निकलना चाहिए, नी रिप्लेसमेंट के बारे में बात की कि किस तरह से लोगों को अपना डर जो है मन में ये नी रिप्लेसमेंट को लेकर वो बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए बल्कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें बताई जो कि कार्यक्रम के जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंची। हम अगले कार्यक्रम में फिर आपके सामने हाजिर होंगे नए डॉक्टर के साथ, नई बीमारी के बारे में जानेंगे, साथ ही उसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तब तक आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।